नमस्कार, मैं कपिल नायक आप सभी का न्यूज अपडेट में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव श्रीवास्तव जी हैं। तो आज हम जानेंगे जिस प्रकार युवा और बेरोजगार ये चुनाव आ रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल, किस प्रकार कोरोना से जनता ने संघर्ष किया है उसके बारे में। तो आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं और आगे भी चल रही है यहाँ पर और ठंड का मौसम है। तो सर, आजकल हम देखते हैं कि जिस प्रकार कोरोना की जो लहरें आ रही हैं, इससे जब जनता इधर की उधर होती है और बेरोजगार से वो हट जाता है, तो रोजगार को इससे जनप्रतिनिधि कैसे करें? देखिए, कोरोना जो है एक विश्वव्यापी महामारी है जी। और इसकी अभी जितनी वेव्स आ चुकी हैं, इसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि अब तीसरी वेव के बाद चौथी वेव नहीं आएगी। अब ऐसी स्थिति में जो लोग खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके बड़े शहरों में जाते थे और वहाँ पे उन्हें रोजगार अच्छा मिल जाता था। अच्छा है क्या कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे और वहाँ जो है उनको उनकी ज़रूरतों के मुताबिक पैसा मिल जाता था। कुछ पैसा वो वहाँ खर्च कर देते थे, कुछ कमा के गांव में आते थे, तो उनके परिवार के आगे के खर्चे चलते थे। जहाँ तक बात यह है कि कोरोना में जो डिस्टरबेंस हुआ और उस डिस्टरबेंस में बार बार आदमी शहर से पलायन करता है और उसके बाद जब बड़े शहरों में महामारी फैल जाती है तो लौटकर वो वापस आ जाता है। तो इसको रोकने के लिए स्थायी तौर पर अगर इसका समाधान निकाला जाए तो बहुत अच्छा निकल सकता है। सरकार ने कौशल विकास के कुछ कार्यक्रम शुरू भी किए हैं, लेकिन इनमें होता क्या है कि ये जो कार्यक्रम गवर्नमेंट का इन्हें लागू करने का जो तरीका है, जो उनकी सोच है वो तो सही है, लेकिन जिस तरीके से ये लागू किए जाते हैं और उसमें थोड़ी कमियां होने के कारण जो है गांव-गांव में रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। आज बुंदेलखंड की बात करता हूं मैं, ललितपुर की या बुंदेलखंड, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, उरई, इस क्षेत्र की बात करता हूं। तो हमारा ललितपुर जो है कानपुर से 425 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं हम लोग, लखनऊ से, सॉरी। अब जब कोई योजना आप लखनऊ को बेस करके बना दोगे, बुंदेलखंड का उसमें आपने बेस पकड़ा नहीं, तो लखनऊ की जलवायु अलग है, वहाँ का भूगर्भीय स्ट्रक्चर अलग है और ललितपुर का अलग है। आप पता चला एक योजना लखनऊ के लिए बनाते हो, उसको ललितपुर में भी लागू कर देते हो। अभी हाल में बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने लागू की हैं, लेकिन वो सारी की सारी योजनाएं जो हैं ललितपुर तक आकर दम तोड़ने लग जाती हैं। आपको सबसे पहले योगी गवर्नमेंट में एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए इन्होंने लिया, लेकिन उसमें चयन किया चंदेरी साड़ी का। चंदेरी साड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि चंदेरी में ये उद्योग है, मध्य प्रदेश में है। चंदेरी की साड़ी चंदेरी की वजह से फेमस है। जी बिल्कुल। अब आपने चंदेरी का कार्यक्रम जो था, जो बगल के मध्य प्रदेश के जनपद में जो कार्यक्रम चल रहा था, उसको आपने उत्तर प्रदेश में ले लिया। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ भी कुछ बुड़वार में और कुछ और जगह पे जो है कुछ मजदूर जो है बुनकरी का काम करते थे, चंदेरी साड़ी का निर्माण करते थे। लेकिन आपने कुछ मजदूरों को लेकर, कुछ मुट्ठी भर लोगों को लेकर एक जनपद की पूरी कार्य योजना तैयार कर डाली, जबकि इसमें होना ये चाहिए कि सबसे पहले यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है हम उसको बेस करें। जैसे यहाँ पे सैंडस्टोन की खदानें थी, इमारती पत्थर या सैंडस्टोन के खनन से आप ये समझ लीजिए क्षेत्र का, पठारी क्षेत्र का करीब 80-90 हजार आदमी जो है लाभान्वित होता था। उसमें उसके किशोर होते थे, युवा होते थे और बड़े लोग हुआ करते थे। इमारती पत्थर खनन बंद होने के कारण, खदानें बंद होने के कारण करीब 80 हजार लोगों का रोजगार जा चुका है। उसके लिए आज तक गवर्नमेंट ने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ की वनोपज जो है, एक जमाना था कि यहाँ की वनोपज से जो है सैकड़ों मजदूर, हजारों मजदूर जो है, खासतौर से आदिवासी जो है, इसका फायदा लेकर जो है यहाँ की वन उपज जो थी वो दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिकती थी और यहाँ बड़े बड़े व्यापारियों के डेरे आके डला करते थे। जब से वन निगम बनाया है,
तब से यहाँ की वन उपज को मान लीजिए ग्रहण लग गया है। कोई भी जड़ी बूटी का उत्पादन होता है, वन निगम उसको वाजिब रूप से खरीदता नहीं है, और फायदा मध्य प्रदेश के व्यापारियों को मिलता है वन निगम की नाकामी के कारण। वन निगम वाले जब उस जड़ी बूटी को खरीदते नहीं है, प्रॉपर रेट नहीं देते हैं, तो वही आदिवासी, वही मजदूर जाके उस जड़ी बूटी को बेचता है मध्य प्रदेश के व्यापारियों को, जड़ी बूटी व्यापारियों को। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की वन उपज मध्य प्रदेश को चली गई और उसका सारा फायदा मध्य प्रदेश ने लिया। इसी तरीके से आप ग्रेनाइट पत्थर को देखिए, ग्रेनाइट की लीज थी, बंद कर दी। हजारों लोकल के मजदूर यहाँ ग्रेनाइट के खदानों पर आधारित अपने उद्योग मतलब धंधे कर रहे थे। कुछ मजदूरी करते थे, कुछ उसका ब्रोकर का काम करते थे, कुछ ब्रोकर का काम करते थे, कुछ जो है उसमें अपने क्रेन ऑपरेटर थे, कुछ ट्रक ऑपरेटर थे, कुछ ट्रैक्टर डोजर के लिए काम करते थे। बहुत सारे बोरिंग का काम होता था, उसकी ब्लास्टिंग का काम होता था। बहुत सारे लोग उसमें इस पूरे उद्योग में एंगेज थे। तो कुछ कमियां योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में रह गई हैं। इसके कारण आज पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उपेक्षित सा अपने आप को महसूस करता है, बेरोजगारी के तौर पर। सर, जिस प्रकार कोरोना में हालात बिगड़े हैं, हम देखें तो हमारे जनप्रतिनिधियों की भी जो कार्यशीलता रही वो फ्लॉप रही है, उस प्रकार उन्होंने उतना कार्य नहीं कर पाया है। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि जनप्रतिनिधि सक्षम नहीं? देखिए मैं बड़ा साफ बोलने वाला आदमी हूँ। जब तक इस देश में चुनाव जातिगत आधार पर होंगे, धर्म के आधार पर लड़े जाएंगे, क्षेत्रीयता के आधार पर लड़े जाएंगे, भाई भतीजा और परिवारवाद के आधार पर लड़े जाएंगे, तब तक इस देश का विकास पूर्ण रूपेण संभव नहीं है, शून्य रहेगा। और जहां तक राजनीति की आप बात करते हैं, तो आदमी जब जात के हिसाब से चुन के आता है, धर्म के हिसाब से चुन के आता है, तो उसमें वो क्वालिटी कहाँ रहेगी? है किसी ने कहा भी था कि राइट ऑफ वोट अगर आप लिटरेट्स को देंगे, पढ़े लिखे लोगों को देंगे, तभी देश में संवैधानिक ढांचा जो है, प्रजातंत्र जो है वो लागू होगा। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो जब ऐसा नहीं हो रहा है, तो आजकल जो है वो चल रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। आप चाइना से कंपटीशन करते हैं, आप चाइना की बात करते हैं कि हम चाइना को पछाड़ देंगे, चाइना को ऐसा करेंगे, चाइना को वैसा करेंगे। अरे चाइना में जो नीतियां लागू हैं, उन्होंने औद्योगिक हब बना रखे हैं, शहर के शहर। एक शहर में आप जाएंगे तो वहां पता चला अगर लकड़ी का काम होता है, तो पूरे शहर में, पूरे जिले में इंडस्ट्रियल हब में लकड़ी का ही काम आपको होता मिलेगा, एक काम होता मिलेगा। ODOP स्कीम जो है, मैं तो ये कहूँगा कुछ चाइना से प्रभावित होकर ली है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ जो है वो प्रॉपर नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ललितपुर जनपद खास तौर से, इसको अगर हमें बनाना था तो वन संपदा जो है, वन उपज है, जड़ी बूटियां जो हैं, इसको बेस मानते हुए अगर यहाँ पे ODOP लागू किया जाता तो बहुत लाभ होता है इसका, जो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जैसे मेडिकल कॉलेज आया है और ये बालक पार्क बताया जा रहा है, तो ये तो पढ़े लिखे शिक्षक लोगों को होगा, उससे नीचे कम वालों के लिए विशेष रोजगार नहीं है। देखिए, मैं नहीं मानता कि यहाँ के लोगों के लिए विशेष रोजगार नहीं है। मनरेगा जो है एक बहुत ही अच्छी सोच को लेकर बनाई गई स्कीम है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने के लिए बनाई गई स्कीम है, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। इसमें इतना बढ़िया है कि आप अपने गांव में, अपने ही क्षेत्र में आप विकास का एक साइट का चयन कर लें और उसमें हम सब मिलकर सहभागिता करके काम करें, और जब वो काम पूरा हो जाए तो उसका हमें भुगतान मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार इस योजना में हो गया है। ये सच्चाई है कि भ्रष्टाचार ज्यादा है। अगर ये भ्रष्टाचार से इस योजना को दूर कर दिया जाए तो मनरेगा वैसी ही योजना है जैसे यहाँ के राजाओं ने, कभी राजस्थान और बुंदेलखंड के राजाओं ने, जब यहाँ पानी की कमी रहती थी और बड़ा सूखा पड़ता था, तो उस समय ये हुआ करता था कि अब हम जनता को खाना कैसे दें, तो राजकीय कोष खोल दिया जाता था और कहा जाता था कि आप तालाब का निर्माण करिए, आप बंदी का निर्माण करिए, और आपको जो है राजकीय कोष से खाने के लिए अनाज दिया जाएगा। और इसमें क्या होता था, एक तो आदमी भुखमरी से बचता था, दूसरा उसे काम रोजगार जो है ग्रामीण क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में मिल जाता था, तीसरा इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन के तैयार हुए, महल तैयार हुए,
तालाब तैयार हुए, बावड़ी तैयार हुई और बड़े बड़ी झीलें तैयार की गई इस फार्मूले पे चल के। तो गवर्नमेंट ने मनरेगा करीब करीब इन्हीं लक्ष्यों से प्रेरित होकर किया है। लेकिन जो ग्रास रूट करप्शन है वो यहाँ ज्यादा है। अच्छा, ये बात भी है कि जो किसान है यहाँ के, सरकार दावा करती है कि नई नई तकनीकों से किसान नहीं उतनी बजट पेश करता, ना वहाँ अधिकारी तक पहुँचता है तो बहुत रकम चुकानी पड़ती है। उन तक योजना कैसे नहीं पहुँचती है सर? देखिए मैं बताऊं कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम नई नई योजनाएं लेके जा रहे हैं। 1984 में मैंने पहली बार, मैं शायद 9th में पढ़ा करता था, मैंने सुना था कि बुंदेलखंड में सिट्रस फैमिली नींबू प्रजाति के पेड़ों को लगाने के लिए बाग के लिए अनुदान मिलेगा। उस अनुदान में क्या था, उसमें कोई थी कि हम स्प्रिंकलर लगाएंगे और स्प्रिंकलर की स्कीम तब से बुंदेलखंड में चल रही है। आज 2022 में आ गए हैं, तो 84 से लेके 22 तक स्प्रिंकलर अब आपको कहाँ कितने खेतों में इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं? ये पूरी की पूरी योजना, मैं तो ये कहूंगा कि इस साल और इस गवर्नमेंट में मैंने देखा कि जो मैंने भी चूंकि स्प्रिंकलर के लिए अप्लाई किया था, तो इस गवर्नमेंट में पहली बार स्प्रिंकलर का वेरिफिकेशन हुआ सही ढंग से। एसडीएम ने वेरिफिकेशन कराया, बीडीओ ने वेरिफिकेशन कराया। तो ये पहली बार मैंने इस गवर्नमेंट में देखा कि वेरिफिकेशन हो रहा। नहीं तो होता क्या था कि पाइप किसान ले लेता था और चिड़िया जो स्प्रिंकलर होती है वो स्प्रिंकलर डीलर अपने पास रख लेता था। तो जो योजना गवर्नमेंट की थी वो लागू नहीं हो पाती थी। लोग बगीचे के नाम पे लोन लेते थे और कुछ समय बाद जो है बगीचा खराब हो जाता था, मृतप्राय पेड़ मरे दिखा दिए जाते थे। तो योजनाओं में करप्शन है। जैसे अभी मैं आपको एक और बताऊं, ये कृषि प्रसार के द्वारा जो है अभी इसमें कस्टम हायरिंग स्कीम जो उनकी है, कस्टम मशीन हायरिंग स्कीम है, उसके तहत जो है आवेदन मांगे गए थे। अब आवेदन में उन्होंने कहा कि आपका कृषक होना जरूरी है। तो कृषक होने का प्रमाण क्या है? खसरा खतौनी किसान भाई, ये प्रमाण है। आपको आवेदन करना है, तो आवेदन किसको करना है? जिसके नाम से जो है आपका ये किसान का ये आपका जिसका नाम से मनरेगा में रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, जिसका जॉब कार्ड बना होगा। अब जब जॉब कार्ड बना किसान का, चलिए भैया उसने आवेदन कर दिया। इस बार सबसे ज्यादा पारदर्शिता की बात कही गई थी कि बहुत पारदर्शिता योजना आएगी किसानों के लिए। हाँ, मैं आई विटनेसर हूँ, मैं इसमें विटनेस हूँ कि ये योजना 11 बजे दिन से शुरू होनी थी, एप्लीकेशन लगनी थी। 10:55 पे जब मैंने साइट पे ऑन किया जाके इसके, तो ऑफिशियल साइट पे जो है पहले से 10:55 पे ऑन हो चुकी थी और जितनी भी मशीनरी थी, जितने भी विकल्प थे, सब पूरे हो चुके थे। इट मीन्स कि ब्रोकर ने, दलालों ने इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है इस स्कीम को 15-20 मिनट पहले ही शुरू कर दिया था, जो टाइमिंग दी गई थी। तो इस तरीके से अगर होगा तो फिर विकास की बात और खेत खलियान की बात और किसान की बात करना गलत है और मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कल्याण करना है अगर किसान का, तो किसान को उसके फील्ड पर जाकर उसकी जरूरतों के मुताबिक उसे अनुदान दिया जाए, उसको मशीनरी दी जाए, तब जाके कुछ भला होगा। एक ये भी है कि आज के समय में किसी भी विभाग को आप देख लें सर, भ्रष्टाचार जो कहते हैं, करप्शन, वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जो अधिकारी या बड़े बड़े लेवल के अधिकारी हैं वो तो करते हैं कार्रवाई, लेकिन छोटे लेवल के अधिकारियों पर कार्रवाई करने में असक्षम रहते हैं। इसकी वजह क्या रहती है? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैंने जो पाया है कि इस गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा। पिछली सरकारों की अगर अपेक्षा देखी जाए तो इस गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, लेकिन इतना है कि वो ऊपर के लेवल तक रह गया। ग्रास रूट पर जो लोग हैं वो आज भी गड़बड़ कर रहे हैं और उसका खामियाजा आम जनता को मिल रहा है। लेकिन 5 साल में अगर भ्रष्टाचार पे इतना अंकुश लगा है, तो अगर आगे वाले समय में भी इस गवर्नमेंट का जैसा बनी रही है गवर्नमेंट, या और जो गवर्नमेंट आई, इनकी जगह पे भी जो गवर्नमेंट आई वो भी ऐसे ही भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए रहेगी,
तो निश्चित तौर पे मानिए कि आने वाला जो समय है शायद भ्रष्टाचार मुक्त हो पाए। सर अब एक क्वेश्चन हमारा मीडिया जगत से भी है। हम्म पहले के समय में जब आप काम करते थे हम्म, वरिष्ठ पत्रकार, जब बहुत सी मीडिया जगत के लिए कम वो मिलता था स्थान, आज के समय में जब सोशल मीडिया आई, सोशल मीडिया की तकनीकी आई, डिजिटल इंडिया की बात हुई गई, तो आजकल पत्रकारों का एक वो बन गया है कि घर घर पत्रकारों का ले। तो उस जमाने में सर किस प्रकार से वो करते थे आप जब आगे बढ़े? देखिए, घर घर पत्रकार हो और पत्रकारिता का विकास हो, ये तो एक बहुत बढ़िया चीज है। जी। लेकिन है क्या कि उसका दुरुपयोग सर, पत्रकारिता का सदुपयोग होना चाहिए। बिल्कुल सर। हम समाज को क्या दे रहे हैं? जी पत्रकार की इमेज में आपको बताता हूँ। पहले एक जमाना था, जी आज से 2 दशक पहले जी या 3 दशक पहले, कि अगर अखबार में ये छपता था कि आज परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे, जी बिल्कुल। तो और उसका सोर्स भी अगर अज्ञात है कि किसने बताया, तो लोग मान लेते थे कि हाँ विद्यालय बंद होंगे, जी बिल्कुल। क्योंकि अखबार में लिखा है। अखबार की ये विश्वसनीयता थी कि एक लाइन लिखी हुई बात को सच्चाई है वो, आदमी मानता था ये गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है। बिल्कुल। लेकिन आज जो है वो अलग ही है। भागम भाग में, जो मीडिया के अंदर भागम भाग है, एक दूसरे को शय और मात का जो खेल चल रहा है, जी बिल्कुल। और बहुत जल्दी कम समय में बहुत ऊंची छलांग या बड़ा आदमी बनने का जो सपना है, बिल्कुल कहीं ना कहीं खास करके सोशल मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, जो भी हो, है खास तौर से इसके पीछे, इसके फेलियर के पीछे भी वही कारण है कि हमारी बात जो है अब पहले की तरीके से नहीं सुनी जाती। पत्रकार कुछ भी कहता है, अधिकारी कभी कभी तो उसका मजाक भी उड़ा देता है, नेता भी मजाक उड़ाते हैं। तो हमें ये चाहिए भी ये पत्रकार कि जब भी कभी नए लोग पत्रकारिता में आए तो उनके उनको उनको कम से कम 5 हफ्ते में 1 दिन सीनियर रिपोर्टर्स मिल जाएं। प्रेस क्लब है, बहुत सारे अन्य श्रमजीवी पत्रकार संगठन है, बहुत सारे पत्रकार संगठन है, तो उनकी एक कार्यशाला लगाई जाए और उनको समझाया जाए कि भाई हमें इस दिशा में काम करना है। आप एक बहुत अच्छे लक्ष्य को लेकर आए हैं, आपका सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन आप जब काम करें फील्ड में तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो नए नए लोग हैं गलतियां करते हैं, उससे बदनाम पूरा पत्रकार जगत होता है, तो वो रुक जाएंगी। और मैं तो स्वागत करता हूं कि मीडिया के लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक बुराइयों के ऊपर चोट करेंगे, भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करेंगे, उतना सही रहेगा और समाज तरक्की करेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे सामने और आपके सामने कि कोरोना जो अभी ये तीसरी वेव आ रही है, इससे आप जनता से क्या कहना चाहेंगे और क्या आपका वो है कि किस प्रकार जनता सतर्क रहे, सुरक्षित रहे? देखिए, बीमारी है, ये किसी को देखकर नहीं आती, तो बीमारी को बीमारी के रूप में ही लेना चाहिए, महामारी को महामारी के रूप में लेना चाहिए। 2-3 दिन से एक्टिव केस आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जिस तरीके से हम जिस माहौल में घूम रहे हैं, इतना सिंपल सा चीज है कि आप अपना मास्क लगा लीजिए। आपको बुखार आए, थोड़े से लक्षण दिखाई दें, आप जाके जो है अपने आप को क्वारंटाइन घर के अंदर ही कर लीजिए। अब तो गवर्नमेंट भी नहीं कह रही कि हम आपको हॉस्पिटल में जबरदस्ती रखेंगे, और अपनी जांच करा लीजिए। दवाइयां हैं, दवाइयां आप ले लें। लेकिन आदमी जो है घूम रहा है, लापरवाही कर रहा है, और उसको ये नहीं मालूम कि इस लापरवाही की जो कीमत है वो उसकी मौत से भी हो सकती है। अच्छा सर, हमने हम 2 टीमों के साथ भी गए हैं जब ये वैक्सीनेशन होता है, तो जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनके परिवार के लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन कहीं ना कहीं नुकसानदायक गर्भवती महिलाओं के लिए, एक भ्रामक टाइप का। देखिए ये बात मेरे से ज़्यादा अच्छा जो है डॉक्टर बता सकते हैं, क्योंकि मेरा इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। लेकिन अब तो बच्चों को भी कोविड वैक्सीन अलाउ कर दिया गया है, किशोरों तक भी था, बच्चों के लिए भी आ रहा है, बूढ़ों के लिए भी है, सबके लिए है। तो अगर चिकित्सीय परामर्श है कि वैक्सीन लगवा लिया जाए, तो गर्भवती महिला को भी लगवाना चाहिए। अगर चिकित्सक कहते हैं कि भाई अभी आपको वेट करना है, तो उस हिसाब से वेट करना होगा। क्योंकि इसमें मेरी दक्षता नहीं है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपसे कुछ नहीं बोल सकता। सर आखिरी सवाल, पब्लिक के लिए क्या आदेश करेंगे? पब्लिक के लिए मेरा अपना एक निवेदन है और हाथ जोड़कर विनती है कि देखिए, हमने बहुत साल आज़ादी के बाद से आज तक
इलेक्शन जितने भी आए हैं, विधानसभा हो, सांसदीय इलेक्शन हो या प्रधानी और जिला परिषद के इलेक्शन है, इसमें हमने जाति को आगे मानकर, धर्म को आगे मानकर वोट दिया है। ये इलेक्शन आ रहा है 2022 का इलेक्शन जो है, इस प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में एक नया मोड़ स्थापित कर सकता है अगर हम इस बार योग्यता के आधार पर वोट दें। आपको जो भी योग्य प्रत्याशी लगे कि ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है, जब विधानसभा में पहुंचेगा तो अब पब्लिक की बात उठाएगा, ऐसे प्रतिनिधि को अगर आप वोट देते हैं तो ये बुंदेलखंड के लिए, पूरे देश के लिए सबसे अच्छा सुधारात्मक कदम होगा। मेरी सभी से अपील ये है कि योग्यता के हिसाब पर वोट दीजिए, ना कि जाति और परिवार के ऊपर। तो आप देख रहे थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव जी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नई वीडियो के साथ पुनः आपके सामने होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।